नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज पर। आज एक कहानी नई शुरू करते हैं। एक राज जो कि एक हॉरर स्टोरी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। निधि ने कहराते हुए अपनी आंखें खोली। उसके शरीर का पोर पोर दुख रहा था। फिर भी किसी तरह वो कहराते हुए उसने आंखें खोली और अपनी स्थिति का जायजा लिया। उसके हाथ पैर उसी के दुपट्टे से बंधे हुए थे और मुंह पर रुमाल को तिरछा कर बांधा गया था, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अपनी ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या से क्या हो गया। कहाँ कल तक होटल की मखमली रूम में अपने पति संग अपना हनीमून मनाने आई थी, वहीं आज वह ऐसी दुखदाई स्थिति में पड़ी है। धीरे धीरे पिछला सब याद करने की कोशिश करती है कि कैसे 4 दिन पहले ही वे दोनों कार से उदयपुर से जैसलमेर आए थे और सेंट डेशुन्स की नाइट में बुकिंग पूरी कर उसने जी भर कर जैसलमेर का महल घूमा। उसका मन सारी खुशियां पाकर झूम रहा था कि एक गलती उनसे हो गई। जब रात को मार्केट से लौटते समय उसके पति ने 2 अजनबियों को लिफ्ट दे दी। उसने ऐतराज भी किया, पर जतिन कहाँ सुनने वाले थे। उनसे किसी का भी तकलीफ देखी नहीं जाती। उन दोनों में से किसी एक के पैर पर चोट लगी थी, ऐसा उन लोगों ने बताया, और उनकी तकलीफ सुन जतिन ने उनके लिए कार रोक दी। बैठो, यहाँ से मुख्य सड़क दूर है, हम भी वहीं जा रहे हैं, छोड़ दूंगा तुम्हें। जतिन के कहते वे दोनों अजनबी खुश होते हुए कार का पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गए। उसी पल निधि को असहजता महसूस हुई जब अजनबियों ने बहुत जल्दी उसके पति से आत्मीयता जैसी बातें शुरू कर दी। आपने जैसलमेर की हवेली देखी? क्या गजब बनी है। लगता है पैसों का पेड़ रखा होगा राजा के पास। वह जबरन दांत दिखाता हंस रहा था। हाँ, अभी हम लोग सेंट डेशुन से आ रहे हैं, काफी दूर है मुख्य सड़क से, अभी आधा घंटा और लगेगा। कोई बात नहीं, ये रात हमें याद रहेगी। जतिन उस अजनबी की बात पर बस धीरे से मुस्कुरा दिया, पर निधि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। चारों ओर खामोशी थी और कार सुनसान रास्तों पर चली जा रही थी। राजस्थान की ठंडी रातें और दूर दूर तक फैले रेतीला समुंदर अब उनके लिए भयावह होता जा रहा था। यहाँ रास्ते लंबे और सुनसान भरे होते हैं, ये सोच अपनी तरफ का शीशा हल्का सा सरका कर वह बाहर देखने लगी कि सहसा कोई हाथ उसके चेहरे पर पड़ा, और उसके बाद अचानक से उसकी आंखों के आगे सब धुंधला हो गया। निधि को तब से जाकर अब होश आया। धीरे धीरे उसकी सुप्त तंद्रा जागी और सबसे पहले उसे अपने पति जतिन की याद हो आई। उनका जो हाल था, पर जतिन का ख्याल कर उसका मन हुलस उठता है। ये क्या हो गया। वह अपनी हालत देखती है। वह उस समय किसी अंधेरी जगह बंधी हुई थी और जतिन का कहीं अता पता नहीं है। वह मन ही मन ये सोचकर बिलख उठी कि उनके घर वाले, जतिन के परिवार वाले क्या हमें खोज रहे होंगे। आखिर कल ही तो फोन लेकर बोली थी, प्लीज हमें डिस्टर्ब ना करें, कहकर देवर का फोन काट दिया। और फिर दूसरे दिन वाकई उनके परिवार से कोई भी फोन नहीं आया। आखिर यही तो वह चाहती थी, अपने पति के साथ नितांत एकांत, और ये क्या हो गया उसके साथ। अपने घर में भी तो वह अपनी छोटी बहन से कह ही चुकी थी, बात मजाक में कही गई थी पर माँ सब समझती थी। आज अपने इस व्यवहार पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब पता नहीं कितने दिन बाद कोई उनकी खबर लेगा। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रही थी। रोते रोते उसकी हिलकी बंद गई। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वह इस वक्त कहाँ है। उस छोटे से अंधेरे कमरे में उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। रोते रोते बार बार जतिन पर उसका ख्याल चला जाता। आखिर देर तक मन ही मन जैसे रोते रोते खाली हो चुका था। अचानक उसे लगा कुछ आवाज़ सी आ रही है। उसने अपने कानों को आवाज़ की ओर केंद्रित किया। ये हवा की आवाज़ थी। यहाँ तो अक्सर ही हवा ऐसे ही साए साए कर चलती है। सहसा उसका दिमाग चौंका, तो जरूर यहाँ कोई खिड़की या दरवाज़ा होगा। ये सोचने भर से उसके मन में जैसे कुछ पुनर्जीवित हो उठा। मन ने करो या मरो की ठान ली। आखिर ऐसे बांधने वाले उसे ऐसे ही छोड़ने वाले तो नहीं थे, तो आखिर क्यों न कुछ करके ही मरा जाए। ये सोचने भर से ही उसका शरीर जैसे अंगारों से भर गया और वह अपने बंधन पर जोर लगाने लगी। उसे उसी के दुपट्टे से बांधा गया था। उसने भरसक खींचतान करी, कभी पैरों की करती तो कभी हाथों की खिंचाई करती, किसी तरह से बंधन कमजोर हो जाए। बहुत देर की कोशिश से उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। बार बार उसके अचेतन होते मन को वह अजनबियों के आ जाने का खौफ चेतना में से भर देता और उसका सारा शरीर उस बंधन में
अपनी सारी ताकत झोंक देता। आखिर बंधन खुल ही गया। उस पल अपने खुले हाथ भर देख लेने से उसका डर जैसे एक पल को छू हो गया। चंद ही क्षणों में वह पूरी तरह से बंधन मुक्त थी। उस एक पल उसका मन यूं उत्साहित हो उठा मानो वह कोई जंग जीत गई हो। अब अंधेरे में इधर उधर टटोल कर उसे दरवाजा मिल गया। ये क्या, दरवाजा एक झटके में ही खुल गया। अब वह बाहर आकर देखती है, उस दिन पूर्णिमा थी और चांद पूरे सवाब में था। उस उजाले में वह उस जगह का जायजा लेती है। वह कोई खंडर था, आसपास भग्न घरों के जैसे कोई कतार सी थी। शायद जहां उसे बंद करके रखा गया था वो ही एक बंद दरवाजे वाला घर शेष बचा था। फिर धीरे धीरे आसपास देखती उस ठंडी रेत पर वो आगे बढ़ने लगी कि किसी तेज आवाज से उसका ध्यान दूसरी जगह गया। वह जल्दी से एक टूटी दीवार के पीछे छिप गई। घबराहट में उसके दिल की धड़कन मानो धोखनी सी चल रही थी। वहीं छुपी वह धीरे से आवाज की दिशा की ओर झांकती है और सुनने का प्रयास करती है। उसने जो देखा उसकी आंखें डर और दहशत से फैली रह गई। पैर कांपते हुए लड़खड़ा गए। सामने का दृश्य देखकर उसके रगों का खून ही सूख गया। निधि बुरी तरह से घबराई और डरी हुई थी। वह किसी तरह से सामने नजर उठाकर देख पाई जहां उसके पति की कार से वही दो अजनबी नशे में झूमते एक दूसरे से टकराते आपस में कुछ कहते हुए चले आ रहे थे। जतिन कहाँ है, क्या हुआ होगा उसके साथ, ये सोचकर उसका कलेजा कांप उठा। हर एक पल बीतते उसके अंदर का डर और विस्तृत होता गया। उस पल उसका जी हुआ कि मौका देखकर उसे वहां से निकल जाना चाहिए, पर अपने पति का ख्याल आते ही उसने सोचा कि उसे सुनना चाहिए ताकि जतिन का कुछ पता चल सके। उसने आवाज की ओर ध्यान लगा दिया। अबे तू मुझे धक्का क्यों दे रहा है? मैं नहीं, तू दे रहा है मुझे, ज्यादा पी है तूने। दोनों शराब में चूर एक दूसरे को धक्का मुक्की करते चल रहे थे। फिर एक गंदी गाली देकर कहता है, मुझे पता है तुझे साले किस बात की जल्दी है। ये कह दोनों की भद्दी हंसी उस पल वातावरण में गूंज उठती है, जिससे एक हुक निधि के दिल में भी उगाती है। उस पल उसके पैर थरथराने लगते हैं। पर यार, जैसलमेर टूर अपना बढ़िया हो गया, पर जगह कौन सी लाया है तू? एक शराबी अपनी लड़खड़ाती नजर इधर उधर घुमाते हुए पूछा। पता नहीं, अपन ने उधर बोर्ड पर कुछ लिखा देखा था। दूसरा अपने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा। कहते कहते सोचने की मुद्रा में अपना सिर खुजाते हुए कहता है, कल नहीं, दारू पीता नहीं, साला कोई गांव है कुल। फिर झिकते हुए, चल यार, क्या रखा है नाम में, चाहे जो गांव हो या जंगल, हम तो मनाएंगे मंगल। कहता एक बार फिर कसकर हंस पड़ता है। निधि ने जो सुना उससे उसके पैरों तले की जैसे जमीन ही खिसक गई। यहाँ आने से पहले उसने जैसलमेर टूर की अच्छे से जानकारी ली थी। उसमें एक जानकारी जिस पर जतिन से और चिपकती हुई बोली थी, जतिन पता है वहाँ एक भूतहा गांव भी है, नाम है कुलधरा गांव। शापित है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ अकेले छोड़ दूंगा। यह कहकर देर तक जतिन की हंसी की खनक उसने अपने आसपास महसूस की थी, पर इस वक्त ये सोचकर कि वह यहाँ किसी कुलधरा गांव में फंसी है, ये सोचकर ही जैसे उसकी चेतना गुम सी होने लगी थी। उसने सामने एक तरफ कुआं तो उसके सामने एक तरफ खाई थी। निधि ने थूक की गटकन से अपना गला तर किया, जिससे पहले कि वो कुछ सोच पाती कि उन अजनबियों की तेज आवाज उस वातावरण को चीर गई। वाह, लड़की अभी तक बंधी है, आजा। एक शराबी दूसरे को इशारा करते हुए कहता है। जा, तू उसे खोल, देख हमें देख कैसे छटपटा रही है। निधि दीवार की ओट से सुनती जैसे डर की सिरहन उसके पूरे देह को हिला गई। वह उल्टी दिशा की ओर भागी। जितना दम लगाकर वह भाग सकती थी वह भागने लगी, पर थकान और उस पल रेत की वजह से उसके कदम बार बार धीमे हो जाते। भागते भागते उसे उनकी चीख सुनाई पड़ी, जिससे डर और दहशत से उसकी चाल और धीमी हो गई और चेतन शून्य होकर वो जमीन पर लगभग गिर सी पड़ी। उसने महसूस किया कि वहां कुछ देर में ढेर सारी हलचल सी बढ़ गई थी। उसने पलटकर देखा तो लोगों का जत्था उसकी ओर बढ़ा आ रहा था। उसने रेत में सने हाथों को कपड़े से पोंछकर अपनी आंखों को मलते हुए उस ओर देखा तो उसकी सारी देह जैसे ठंडी हो गई। उस पल न उसका शरीर वहां से हिला और न ही चेतना। वो जत्था लगातार उसकी ओर बढ़ रहा था और वह चाह कर भी वहां से हिल नहीं पा रही थी। उसने गौर से देखा, वो सब गांव वाले लग रहे थे।
आगे आगे आदमी, बच्चे, औरतें और सबके सब सामानों को अपने कंधे पर उठाए थे। निधि चाहकर भी वहां से टस से मस नहीं हो पा रही थी। उसके हलक में जैसे चीख दब कर रह गई थी। निधि अपनी तेज होती सांसों को बस उस ओर देखे जा रही थी। जत्था जब उसके नजदीक आ गया, उस पल निधि कस कर चीखना चाहती थी, पर आवाज जैसे उसके हलक में ही सूख गई। उस पल जैसे उसकी सांसें गले में अटक सी गई। जत्था उसके शरीर को पार करता निकल गया। निधि सिर्फ हवा की गर्मी को महसूस करती रह गई, जैसे कोमा में पड़ी, आंखें खोले अपने जीवन को वेंटिलेटर पर चलता देख रही हो। एक पल में ही जत्था उसके पार जाते उस रेतीली जमी में गायब सा हो गया। वेंटिलेटर से जैसे बाहर आ गई निधि और उठकर खड़ी हो गई और बेहताशा भागने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ किस ओर जाए। बस बेहताशा भागी जा रही थी कि उसे लगा जैसे वह किसी चीज से टकराई है। एक आह के साथ उसने देखा, सामने पल भर में वहां कोई गांव सा दिखाई दिया, जहां सभी लोग थे, आदमी, औरतें, बच्चे। उस पल उसके अंदर के डर को कुछ राहत हुई। उसने देखा अपने घर के बाहर एक औरत अपने दूध मुँहे बच्चे को स्तनपान करा रही है। उसने उसके पास जाकर एक सांस में अपनी गाथा कह डाली, पर ये क्या? उस औरत ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। अगले ही पल निधि की सांसें थमी की थमी रह गई। उसने सामने पूरा निर्जीव लोगों का बसा बसाया गांव था। सब तरह के लोग अपने काम में तल्लीन थे, किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं था। तभी उस औरत ने उसकी ओर देखा। निधि ने देखा उसका पूरा सपाट चेहरा और आंखों की जगह सफेद गोली जैसे टकी थी। काटो तो खून नहीं, वह चिल्ला पड़ी। फिर उसे याद नहीं कि कितनी तेज गति से वह वहां से भागी कि उसने पीछे पलटकर ही नहीं देखा। उन बिन चेहरे वाले लोगों के बीच से गुजरते वह लगातार चीखती रही और भागती रही। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसकी चेतना जैसे शून्य होती चली थी। बस बेहताशा बस भागी जा रही थी। रेत पर पैर कभी किसी कंकड़ से टकरा जाता तो कभी वह किसी टूटी दीवार से टकरा जाती। उसके शरीर में जगह जगह चोटों के निशान पड़ गए थे, पर डर और दहशत से उसकी चेतना गुम होती जा रही थी। फिर सहसा एक तेज धक्के से वह किसी गेंद सी रेत में लुढ़क गई। फिर दूर कोई रोशनी उसकी ओर बढ़ती हुई आती है। निधि तो बेहोश पड़ी थी, पर रोशनी उसकी ओर आती है। फिर एक कहराह के साथ उसकी आंखें खुली, सामने कुछ धुंधले चेहरे दिखाई दिए और वह फिर बेहोश हो गई। हॉस्पिटल के एक रूम के बाहर कुछ लोग गहन मुद्रा में खड़े थे। कोई अपना सर पकड़े था, कोई माथा। सबके चेहरे पर जैसे 12 बजे थे। लेकिन डॉक्टर को अपने पास आते देख सभी उनकी तरफ एक साथ लपके और जैसे एक सांस में ही सबने एक स्वर से हो गए, डॉक्टर साहब कैसी है निधि? डॉक्टर उसके चेहरे को उस पल गौर से देखता है, फिर धीरे से कहना शुरू करता है, मुझे पता है पूरे 10 दिनों में आप सभी को मैं एक ही दिलासा दे रहा हूँ, पर अभी भी मैं बस यही कहूँगा कि आप जिस हालात में अपनी पत्नी को यहाँ लाए थे, उससे उसके शरीर में से ज्यादा कहीं उसके दिमाग में किसी हादसे का असर है। जीवित है, सांसें चल रही है, आंखें भी खोलती है, पर बोलती क्यों नहीं समझ नहीं आ रहा। बस आप दुआ कीजिए कि आप सबका प्रेम और दुआ उनको सही कर सके। एक सांस में अपनी बात कहते डॉक्टर चले गए और जतिन वहीं सर पकड़े अपने पास खड़े निधि के भाई धीरज से कह उठा, काश उस दिन निधि की बात मान लेता और उन अजनबियों को लिफ्ट नहीं देता। जतिन अपनी बिखरी हालत में कहता रहा और पास खड़ा धीरज हताश सुनता रहा। वे सब पिछले 10 दिन से हॉस्पिटल में निधि के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। जिस हनीमून के लिए जतिन और निधि आए थे, वह अनजाने में ही उनके लिए श्राप बन चुका था। निधि की बेहोशी में मिलते जतिन आनन फानन अपने और उसके परिवार में उस घटना का जिक्र करता बताता है, जिससे कि वे सभी तुरंत उदयपुर से जैसलमेर चले आते हैं। पर निधि को कहीं भी कोई ज्यादा चोट नहीं लगी। पर इस बेहोशी से जाने कब उठेगी और मैं उसे अकेला छोड़ने की कब उससे माफी मांगूंगा। चिंता मत करिए जीजा जी, वह जल्दी ही होश में आ जाएगी और जो होना था उस पर आपका कोई बस नहीं था। बस वक्त पर भरोसा रखिए। वह अपनी भरसक कोशिश में जतिन को हौसला देने का प्रयास कर रहा था। हाँ, वक्त पर विश्वास करने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। जतिन को आश्वस्त करते धीरज उनके कंधों पर हाथ रखता है। निधि ने अपनी भरसक कोशिश की उनसे बचने की, पर शुक्र है उन गुंडों से वह भाग भी निकली। उन गुंडों की लाश तक कार में मिली, शायद पी कर ड्राइव करते वो एक्सीडेंट में मर गए। पर मुझे समझ नहीं आता कि अगर एक्सीडेंट से वो आदमी मरे तो निधि उस कार से काफी दूर क्यों मिली, वो भी बेहोश। जतिन अजब पहेली में उलझ चुका था। अब ये सब तो
तब पता चलेगा जब निधि होश में आएगी। हाँ, अब इंतजार के अलावा क्या कर सकते हैं, लेकिन यही सुकून है कि अगर कार में हमारा मोबाइल नहीं छूटता तो ट्रैक करके हम कभी निधि तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन मुझे दुख है कि मैं निधि को सही सलामत नहीं रख सका। कहते कहते जतिन की आवाज भीग उठी। जीजा जी, आप हौसला रखिए, सब ठीक होगा। रोंदे गले से धीरज कहता है। पता नहीं, पर हम तो जल्दी पहुंच गए उनका पीछा करते। फिर निधि कार से कब उतरी और उस कलधरा गांव की सीमा तक जाने कैसे पहुंची? आश्चर्य से जतिन सबकी ओर देखता है और उसकी आवाज सुन सबकी नजरों में चैतन्य सुन पड़ी। निधि कुलधरा के राज को सोचती उस एकांत में अपनी आंखें झपकाती है। नर्स बाहर बरामदे तक लगभग दौड़ी हुई आती है तो सब हैरानी से उसका चेहरा देखते रह जाते हैं। इससे पहले कि जतिन या निधि के परिवार से कोई उससे कुछ पूछता, नर्स आगे बढ़ जाती है। अब सब उसी दिशा की ओर देखते रहे। आपस में उनकी खामोशी ही एक दूसरे के लिए मौन सहारा थी। सब देखते हैं कि डॉक्टर अब तेजी से वहीं चले आ रहे थे, साथ ही उनके पीछे पीछे नर्स भी चली आ रही है। ये देख सब उनकी ओर लपकते हैं, पर डॉक्टर उन्हें अपने हाथ से रुकने का इशारा करते हुए निधि के वार्ड तक अपना कदम तेज कर देते हैं। सभी वहीं थमे रह जाते हैं। अंदर जाती नर्स जैसे परिवार की मनोदशा समझती हुई धीरे से उनकी तरफ देखती हुई कहती है, आपके पेशेंट को होश आ गया है, और अंदर की ओर चल देती है। नर्स की बात सुन जैसे सारे परिवार के मुरझाए चेहरे को नव जीवन मिल गया। वे एक दूसरे को अपनी अपनी मुस्कानों से बधाइयां देने लगते हैं। डॉक्टर और नर्स का वे सभी बेचैनी से बाहर इंतजार कर रहे थे। अगले कुछ क्षण बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और परिवार की तरफ देखने लगते हैं, जिससे सभी लगभग दौड़ते हुए उनके पास आते हुए एक जैसा प्रश्न एक बड़ी हसरत से उनकी तरफ देखने लगते हैं। डॉक्टर गहरा उच्छ्वास छोड़ते एक एक का चेहरा देखते हुए धीरे से कहना प्रारंभ करते हैं, देखिए, आपके पेशेंट की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। नर्स ने मुझे आकर बताया कि पेशेंट ने अपनी आंखें झपकाई, पर जब तक मैं आया तब तक वह फिर कोमा में चली गई। एक ही क्षण में हंसते चेहरे फिर मुरझा गए। होप फॉर बेस्ट कहते हुए डॉक्टर तेज कदमों से अपने केबिन की ओर बढ़ गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। इस बीच जतिन तेजी से उठता हुआ निधि के वार्ड के दरवाजे पर खड़ा उस गोल शीशे से अंदर की ओर अपनी नजरें फेंक उसे देखने का प्रयास करता है। बेड पर निस्तेज पड़ी निधि की आंखें अभी भी बंद थी और पास ही खड़ी नर्स एक एक कर उसके शरीर से जुड़ी मशीनी उपकरणों को चेक करती हुई एक नोट पैड पर लिखती जा रही थी। जतिन उस खामोशी में भी निधि के आसपास की मशीनी आवाजों को सुनता हुआ उसकी क्लांत धड़कनों को दूर से ही महसूस कर पा रहा था। उस पल एक बेबसी से उसके चेहरे पर उमड़ आई, जिसे छुपाने की जतिन तेजी से तुरंत गलियारे में दूसरी ओर अपने कदम बढ़ा देता है। सब जतिन की स्थिति समझ रहे थे, पर वे सब खुद हालातों के आगे बेबस थे। तभी जतिन के पीछे निधि के भाई धीरज को जाते देख सब फिर वार्ड की तरफ अपनी सुनिश्चित जगह पर आकर बैठ गए। मुझे लगता है आपको आराम करने अब होटल वापस चले जाना चाहिए। सुबह से आप एक पैर पर खड़े हैं। समधी की हमदर्दी पर निधि के पिता का मन आर्द्र हो उठा। वे धीरे से अपना बोझिल चेहरा उठाते हुए कहते हैं, आप भी तो कल से जब से आए हैं कहाँ आराम करने गए हैं। हताशा में एक गहरा सांस लेते हुए कहते हैं, अब जो ईश्वर की रजा होगी वही होगा। मेरे हिसाब से बहुत रात हो रही है और दामाद जी भी 10 दिन से यहीं डटे हैं। मेरा कहा मानिए, आप सब लोग आराम करिए, आज हम यहीं रुकते हैं। सभी एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखने को कहते फिर खामोश हो गए। लेकिन डॉक्टर वहाँ भीड़ कम करने का इशारा दे चुके थे, तो अब सभी ने होटल वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। हमेशा की तरह जतिन वहाँ से हिलने को तैयार नहीं था। उसे लगता पता नहीं कब निधि को होश आ जाए और तब वह झट से उसका हाथ थामे उसे अकेला छोड़ देने की माफ़ी मांग ले। लेकिन मन मसोजे उसे जाना पड़ा और इस बार सभी को जबरन आराम करने भेजकर वहाँ निधि का भाई अपनी माँ के साथ रुक गया। जैसलमेर की ठंडी रातें अपना विस्तार तेज करने लगी थी। यहाँ दिन जितना तपता था, रातें उतनी ही ठंडी हो जाती। दिन भर स्वर्ण सा दमकता ये शहर रात की चांदनी ओढ़े चुपचाप सो रहा था, पर निधि के वार्ड के बाहर उसकी माँ धड़कती धड़कनों के साथ क्लांत बैठी थी। धीरज अपनी माँ को दिलासा दे रहा था और वे गुजरते वक्त को लगातार कोस रही थी। फिर आधी रात होते होते माँ को आराम करने की स्थिति में वह बेंच पर लेटाकर साथ वाली बेंच पर पैर फैलाकर लेट जाता है।
पर रूठी हुई नींद में वह बार बार अपनी स्थिति बदलता रहता है। आखिर बहुत देर बाद ऊब कर धीरज उठकर बैठ गया। उसने समय देखा, रात के 1 बज रहे थे। बगल की बेंच पर उसकी माँ अभी भी सो रही थी। सुबह होने में अभी काफ़ी समय था और नींद न आने से उसे कॉफ़ी पीने की बेहद तलब उठी, तो वह हॉस्पिटल के कैफ़े की ओर चल दिया। धीरज उनसे दूर जा चुका था और उसकी माँ आंख बंद किए लेटी थी कि अचानक एक आवाज़ पर उसका समस्त ध्यान अपने बगल में खाली जगह पर आ सिमटा। माँ, माँ, माँ। वो आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठी। वे अपनी नींदासी आंखों को मलती हुई अपने पैर बेंच से नीचे करती हुई देखती है कि ठीक उसकी बगल वाली बेंच पर कोई बैठी है। वह हॉस्पिटल के बरामदे की हल्की रोशनी में देखती है कि हॉस्पिटल के कपड़ों में वह तो निधि थी। यह देखते ही वह झट से उसके पास सरकती हुई बैठी। निधि, तू ठीक हो गई? अरे मेरी बच्ची, कैसी है तू? माँ का दिल ममता से उमड़ पड़ा। वे सरकती हुई निधि के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती हुई उसका चेहरा देखती हैं। शांत सपाट चेहरे पर अनजाने भाव से वह उनकी तरफ बिना देखे ही माँ बुला रही थी। उन्हें लगा बेटी के शरीर में दर्द है। वे उनका हाथ सहलाने लगती है। उस पल उसका हाथ बर्फ सा ठंडा था। वे चौंक कर कहती है, तुम्हें तो ठंड लग रही है, देखो कैसा सर्द पड़ा है हाथ। पर उठकर क्यों आई? रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम्हें दवाई देंगे ना, तो देखना सब ठीक हो जाएगा। जाने क्या हाल कर दिया इस जैसलमेर ने मेरी बेटी का। माँ, हाँ बेटा, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। झट से उसका हाथ नीचे रखते हुई वे अपनी हर संभव कोशिश में फुर्ती से उठ जाती हैं और तेजी से बरामदे से बाहर अपने कदम बढ़ा लेती हैं। वे अपने तेज कदमों से डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहती थी। इस जल्दबाजी में गलियारे से मुड़ती हुई वो किसी से टकरा जाती हैं। वे बस टकरा कर गिरने ही वाली थी कि उन हाथों ने उन्हें संभाल लिया। माँ, कहाँ जा रही हो? वो धीरज था। माँ सिर उठाकर देखती है। क्या हुआ माँ, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है आप? वह अभी भी माँ को संभाले था, जो अपनी जल्दबाजी में अपनी चढ़ती सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही थी। फिर किसी तरह से अपनी सांसों को संभालती हुई वे अपने पीछे की ओर इशारा करती हुई कहती हैं, निधि को होश आ गया है बेटा, जरा जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। क्या सच में? अच्छा, मैं बुलाता हूँ, आप वहीं उनके पास चलिए। वह अपनी माँ को संभाले निधि के वार्ड तक आता है। आप यहीं बैठिए। माँ को बेंच पर बैठाकर वह देखता है कि माँ अपने आसपास बेचैनी से देख रही थी। क्या हुआ माँ? निधि यहीं तो बैठी थी। क्या कह रही हो आप? वो यहाँ कैसे आ सकती है? वह अपनी माँ का आश्चर्य में डूबा हुआ चेहरा देखते हुए कहता है, आपने कोई सपना तो नहीं देखा? माँ बिफरती हुई झट से उठ गई और वार्ड के दरवाजे की ओर बढ़ गई। इस पर धीरज भी उसके पीछे पीछे हो लिया। जब तक वह कुछ समझता, माँ उसका दरवाजा खोल अंदर आ गई। अब वे दोनों चौड़ी आंखें देखती हैं कि निधि अभी भी बेड पर निस्तेज लेटी थी। देखा माँ, ये तो यहाँ है। माँ औचक उसकी ओर देखती रही और इस हलचल से वहाँ किनारे कुर्सी पर अपने घुटनों के पर सिर टिकाए ऊँगती नर्स एकदम से उठ बैठी। क्या हुआ माताजी? नर्स आश्चर्य से उनकी तरफ देख रही थी। कोई बात है क्या? नहीं, माँ को भ्रम सा हो गया था कि निधि बाहर आई थी। धीरज की बात सुन नर्स को जैसे हल्की हंसी आ गई, पर जल्द ही उस पर काबू करती हुई वह बोली, भ्रम ही हुआ होगा, क्योंकि ऐसी हालत में मरीज न खुद उठ पाता है और न मैं इतनी बेखबर यहाँ बैठी थी। आप फिक्र न करें, सब ठीक है। माताजी ने जरूर कोई सपना देखा होगा। नर्स की बात सुन वे और परेशान हो उठी। मैं सच कहती हूँ, वो कोई सपना नहीं था। बेटा तुम तो यकीन करो मेरा, सच में निधि मेरे पास आई थी। मैंने उसका हाथ भी पकड़ा था। कितना सर्द था उसका हाथ। वो कहती कहती निधि के पास पहुंचकर उसकी हथेली पकड़ती हुई कहती है, ये देखो उसका हाथ अभी भी कितना सर्द है। वे घबराहट में कभी बेटे की ओर देखती, कभी नर्स की ओर, जो अभी भी उनकी तरफ आश्चर्य से देख रही थी। नर्स जल्दी से उठकर उसके पास आती हुई कहती है, माताजी ग्लूकोज चढ़ता है तो शरीर ऐसे ही ठंडा रहता है। मुझे लगता है आपने जरूर कोई सपना देखा है, तभी आप परेशान हो उठी। आप बेफिक्र रहिए, मैं हूँ यहाँ। वे ढाढ़स बंधाती हुई उनके कंधे पर अपना हाथ रखती हुई कहती है। इस पर धीरज आगे बढ़कर माँ को संभालते हुए उन्हें बाहर की ओर ले जाते हुए समझाता रहता है, अभी आप बाहर चलिए, थोड़ा आराम कीजिए, सुबह हम डॉक्टर से बात करते हैं। माँ बेबसी में एक पल निधि के सुप्त
चेहरे पर देखती हुई हताश सी बाहर की ओर चल देती है। निधि के रात में उठकर आने के बाद सबने उनका सपना मान सिरे से खारिज कर दी। आखिर मशीनों से बंधा शरीर कैसे अपने आप उठकर आ सकता है। अंत में उन्होंने भी यही मान लिया कि संभव है उन्होंने सच में कोई ख्वाब देखा हो। अब डॉक्टर के सामने धीरज और जतिन बैठे निधि की स्थिति के बारे में उनसे पूछ रहे थे। तब डॉक्टर उन्हें समझाते हुए बताते हैं, आपकी पत्नी असल में कोमा के लॉक इन सिंड्रोम वाली स्थिति में है, जिसमें मरीज स्वतः सांस तो ले लेता है, कई बार आंखें भी खोल लेता है, पर आपकी ओर कुछ रिएक्ट नहीं करता। कई बार ऐसी स्थिति में मरीज आपकी बात सुन भी रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए मरीज के आसपास जब भी आप मौजूद हों तो कुछ सकारात्मक या उसकी पसंद की बातें करें। संभव है ये उसके लिए पॉजिटिव स्ट्रोक का काम करे। जतिन हैरत में डॉक्टर से पूछता है, क्या सच में निधि हमें सुन पा रही है? हाँ, संभव है, पर पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मरीज के आसपास आप मौजूद रहें, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति में पाया गया है कि मरीज के आसपास उनके अपने होने से कोमा से वे जल्दी बाहर आते हैं। लेकिन साथ ही इस सच को भी आपको स्वीकार करना होगा कि ये कोमा की स्थिति कुछ दिन, कुछ महीनों या कई बार सालों तक की भी हो सकती है। ये सुन धीरज और जतिन मायूसी में एक दूसरे का चेहरा देखते हुए कुछ उदास हो जाते हैं। मुझे एहसास है कि ये वक्त आपके लिए कठिनतम हो सकता है, पर आपको इसे अपने हौसले से पूरा करना है। शुक्रिया डॉक्टर, बस हमें वक्त से यही उम्मीद है। क्या हम निधि को ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल से घर ले जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैंने आपको बताया ना कि आपकी पत्नी के केस के ये पॉजिटिव बातें हैं कि वे किसी वेंटिलेटर पर नहीं हैं। आप डॉक्टर के रूटीन चेकअप पर इनको घर पर रख सकते हैं। ये बात उनके लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। जतिन और धीरज को डॉक्टर की बात से बहुत हौसला हुआ, तो वे डॉक्टर की ओर देखते हैं तो डॉक्टर मुस्कुराकर उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से सिर हिलाते हैं। एक ही कमरे में जतिन और निधि का समस्त परिवार मौजूद था और कमरा गहन खामोशी की जद में जकड़ा, मानो वक्त से गिड़गिड़ाकर कोई मोहलत मांगता उदास बैठा था। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था, मानो सारी दिलासा, भरोसा, आस, विश्वास चुक चुका हो मन से। शब्द जैसे बह गए हो किसी खामोश सुनामी में। निधि की माँ, पिता, बड़ा भाई धीरज, छोटी बहन नीतू अनमने ढंग से उनसे अब जाने की इजाज़त मांगते हैं। जतिन, उसके माता पिता और उसका छोटा भाई वैभव अनमने ढंग से उनकी तरफ देखते हैं। तब उनके मस्तिष्क में मानो एक सवाल गूंज जाता है और निधि के पिता हाथ जोड़े पूछ बैठते हैं, निधि की हालत पर अब किसे दोष दे? हमारी किस्मत ही फूटी थी। आप चाहे तो अपनी बेटी को हम अपने घर ले जा सकते हैं। जतिन औचक कभी उनको तो कभी अपने माता पिता का चेहरा देखता है। वह इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसके पिता कहते हैं, देखिए, ऐसी विकट स्थिति है कि हम क्या कहें। आपको जो उचित लगता है आप करें, हमें किसी भी स्थिति में कोई ऐतराज़ नहीं है। वे कहते कहते अपने बेटे की ओर देखते हैं, मानो कहते हुए उम्मीद कर रहे हों कि जो ठीक लगे तुम करो। अब हमारी इस उम्र में और सामर्थ्य नहीं। अब सभी की प्रश्नात्मक नजरें जतिन की ओर उठ गई। जतिन के लिए अब खामोश रह पाना कठिन था। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर निधि अब मेरी जिम्मेदारी है और आप सब मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। नितिन के चंद शब्द जैसे उस मायूस रेगिस्तान में उम्मीद की फुहार बनकर गिरते हैं। विश्वास रिश्तों की उम्मीद को बढ़ा देता है। अब आगे क्या करना है ये जतिन को बताना था। यहाँ रुकने का अब कोई औचित्य शेष नहीं रहा था, तो वह सभी को उदयपुर वापस जाने का निवेदन करता हुआ कहता है, मेरे हिसाब से आप लोग आज ही उदयपुर के लिए निकल जाना चाहिए। मैं और वैभव कल एम्बुलेंस से आ जाएंगे। बस आज रात की ही तो बात है। जतिन की बात मानने के अलावा कोई चारा ना बचा, तो वे अपनी छोटी मुस्कान को समेटते दुआ देते आखिर अपने घर लौट जाते हैं। जतिन भी अब इस अव्यक्त युद्ध के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लेता है। जैसलमेर की ठंडी रात में बेंच पर आंखें मूंदे जतिन बैठा था। बगल में बैठा वैभव अभी अभी कॉफ़ी लाया था। भैया, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। वह कॉफ़ी का कप फिर जतिन की ओर बढ़ाता हुआ कहता है, किस मुसीबत में मेरी वजह से निधि फंस गई? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? होनी को कौन टाल सकता है? वैसे उस दिन हुआ क्या था? कप अपने हाथ में लेता हुआ जतिन वैभव की ओर मुड़ता हुआ कहता है, सब ठीक था।
हम सेंट ड्यूसेंस से वापस लौट रहे थे। रास्ता पूरा सुनसान था। मैं कार आराम से रात की ठंडी का आनंद लेते कार धीरे धीरे चला रहा था। तभी किन्हीं दो अजनबियों ने हमसे लिफ्ट मांगी और बताया कि उनमें से किसी एक को चलते वक्त गिरने से चोट लग गई। मैंने विश्वास कर लिया और उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दे दी। बिना जाने क्यों लिफ्ट दी आपने? वैभव कह उठा। क्योंकि ऐसा वैसा कुछ विचार आया ही नहीं मेरे मन में। मेरा यहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के लोग सच में बहुत अच्छे हैं। पर नहीं, ये लोग कहीं बाहर से आए थे। और आखिर निधि का डर सच्चा हो गया। पीछे से उन लोगों ने हमें बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आया तो मैं सड़क के किनारे पड़ा था और चारों ओर बस अंधेरा था। ये तो गनीमत मानो कि मेरा मोबाइल मेरे पास था, जिससे मैंने झट से पुलिस की सहायता ली। दूसरी अच्छी बात ये रही कि निधि का मोबाइल उस कार में ही था, जिससे तुरंत उसको ट्रैक करते हुए हम कुछ ही घंटों में उन तक पहुंच गए। भाभी, कुलधारा कैसे पहुंची? हम जहां ट्रैक करके पहुंचे वो कुलधारा के पास की ही जगह थी जहां मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था और हमें वहीं दोनों अजनबी मरे हुए मिले। तब हम आगे बढ़े तो रेत पर बेहोश हालत में निधि मिली। शायद उनसे भाग आई थी निधि। वो शुक्र है उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। कहते कहते अब वह वैभव के चेहरे की ओर देखता हुआ कहता है, देखा जाए तो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कप नीचे रखता हुआ कहता है, अब मैंने क्या किया? तुम ही तो थे जिसने जैसलमेर सुझाया। अच्छा खासा मैंने गोवा का प्लान किया था। न यहाँ आते न कुछ होता। वैभव का उतरा हुआ मुख देखता हुआ जतिन कहता है, ये सब जो तुम इधर उधर घूमने के शौकीन हो ना, इसी के कारण हुआ है। तुम पिछले साल यहीं घूमने आए थे ना? अभी भी कहता हुआ, ये सब आदतें छोड़ो और इस बार पीओ की तैयारी पर ध्यान दो तो मेरी तरह तुम्हारी लाइफ भी सेट हो जाएगी। अब भैया, घूमने का पढ़ाई से क्या ताल्लुक है क्यों नहीं? खैर छोड़ो, अब ये रात बीते तो कल यहाँ से निकले किसी तरह से। कहते हुए जतिन उबासी लेता अपने पैर बेंच पर फैला लेता है। ये देख वैभव दोनों कफ उठाता डस्टबिन की तरफ बढ़ जाता है। नींद दोनों की आंखों में नहीं था, लेकिन जहाँ जतिन आंखें बंद किए पड़ा था वहीं वैभव गलियारे के कोने में खड़ा कोई फ़ोन मिलाता है। उधर से नीतू, निधि की छोटी बहन, फ़ोन उठाती है। फिर दोनों अपनी प्यार भरी दुनिया में खोते हुए बात करने लगते हैं। काश ये सब नहीं होता। क्या सोचा था कि भाभी आएगी तो फिर हम दोनों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। वो पीछे की खनकती आवाज़ सुन रहा था कि एकाएक फ़ोन से घर घर की आवाज़ हुई और मैंने अपन घर से न जाना सा, मुझे अपने घर से नहीं जाना, आवाज़ गूंजी जैसे दूर कहीं से आती हुई आवाज़ हो। वैभव चौंक गया। नीतू की आवाज़ तो नहीं थी। हेलो हेलो, हाँ नीतू। अरे हाँ, कहाँ चले गए? मुझे लगा फ़ोन कट गया। नीतू सहज थी पर वैभव के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वह धीरे से नीतू से पूछता है, तुम्हें राजस्थानी आती है क्या? क्या मजाक कर रहे हो? क्या पता है न, पापा का लास्ट पोस्टिंग राजस्थान में होने से बस कुछ सालों पहले ही तो हम यहाँ आए। पर तुमने ये क्यों पूछा? नीतू पूछ रही थी और वैभव की आंखें डर से चौड़ी हुई जा रही थी। वैभव के लिए उस आवाज़ को पता पाना या भूला पाना दोनों दुश्वार हो गया। पूरी रात जैसे तैसे कटने के बाद सुबह उसकी नींद लगी तो जतिन ने उसे उठा दिया। उठो, चलना नहीं है क्या? वैभव हड़बड़ाकर उठता है और अपने भाई का चेहरा देखता रहा जो उसे बता रहा था कि मैं एम्बुलेंस की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, तुम यहीं रुकना। जतिन के जाते शुभम गुजरी रात की बात सिलसिलेवार तरीके से याद करता है तो उसके कानों में फिर वही आवाज़ जैसे कौंध उठती है, जिससे घबराकर वह अपने आसपास देखने लगता है। पर इस गलियारे में अभी उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। वह उठकर अपनी भाभी के वार्ड तक आता है और कांच से अंदर की ओर झांकता है। उसे वहाँ शांत भाव से लेटी हुई वह दिखती है। फिर वह गहरा श्वास छोड़ता फिर उसी बेंच पर आकर बैठ जाता है। तभी जतिन का फ़ोन आता है जो उसे बता रहा था कि अभी तक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये सुनते ही जैसे वैभव के मन के डर का आकार विस्तृत हो जाता है। वह झट से अपने भाई के पास पहुंचकर देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर खड़ा जतिन जाने किससे उलझ रहा था। भाई साहब, मैं बोलूँ हूँ न कि मने जाने मैं की आफत है, पर पता नहीं क्यों गाड़ी स्टार्ट ना हो रही, जैसे चक्का जाम हो गया हो। तो मैं बोल रहा हूँ ना, दूसरी ले चलो, दो तो है यहाँ। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, एक तो यहाँ इमरजेंसी पर रहनी है न, दूसरी पता नहीं क्यों खराब हो गई, कभी ऐसा ना हुआ पहले।
जतिन इसकी बात पर बुरा सा मुंह बनाता है। अब कहीं और फोन लगाने लगता है। कुछ दूर खड़ा वैभव सारा नजारा देख रहा था। इससे उसके मन में अजीब सी हलचल थी। वहीं खड़े खड़े जतिन जैसे जाने कितने हॉस्पिटल में फोन डालता है, पर कहीं भी एम्बुलेंस की व्यवस्था होती नहीं दिखती। इससे जतिन की झुंझलाहट बढ़ जाती है। तब वैभव उसके पास आते हुए कहता है, भाई क्यों न हम कुछ दिन यहीं रुक जाएं? क्या बात करते हो, क्यों रुकेंगे हम यहाँ? जतिन एकदम से बरस पड़ा। वैभव समझाना तो चाहता था, कुछ तो है जो उन्हें यहाँ से नहीं जाने दे रहा। वह ये समझ रहा था, पर जतिन से कह पाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तब अपनी बात घुमाते हुए उसे कुछ दिन के लिए रुकने के लिए मनाने लगता है। कैसी बात कर रहे हो, हम कब तक होटल में रुकेंगे? होटल नहीं, मेरा एक दोस्त है प्रमोद, उसका फ्लैट यहाँ पर है। मैं पिछली बार उसी के साथ रुका था। मैं सब अरेंजमेंट कर लूँगा, आप भरोसा रखो। जतिन उसे रोकता रह गया, पर वैभव हवा के झोंके सा वहाँ से झट से निकल गया। फिर भी जतिन यहाँ किसी तरह से और नहीं रुकना चाहता था। ये ठानते अब वह एक टूर बुकिंग करने के लिए फ़ोन करता है, एक मिनी बस का इंतज़ार करने फ़ोन करता है। वहाँ बात पक्की हो जाती है। वह आधे घंटे के अंदर ही आने का वादा करता है, जिससे संतुष्ट होता जतिन अब राहत की सांस लेता अंदर हॉस्पिटल के अंदर चल देता है। वह तेज़ कदमों से अंदर आता है। वह अभी निधि के वार्ड तक पहुंचने ही वाला था कि उसके वार्ड के अंदर से उसे हलचल होती महसूस होती है। तो वह वहाँ लगभग दौड़ता हुआ वहाँ आता है। उसकी नज़रें वार्ड की देरी पर खड़े खड़े देखती है कि नर्स उसकी पत्नी के ऊपर झुकी हुई थी और निधि बेड पर पड़ी पड़ी तेज़ तेज़ सांस ले रही थी। ये देखते जैसे उसके पैरों तले की ज़मीन ही सरक गई। वह घबराया उसकी ओर आता है। नर्स किसी तरह से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, पर उसके बावजूद निधि की देह बेचैन हुई जा रही थी। फिर जतिन की आंखों से वही ठहरने को कहती नर्स को बुलाने बाहर की ओर भागती है। जतिन बेबस सा देख रहा था कि निधि की हार्ट रेट सीधी लकीर सा उसके जीवन में लगातार सरकती जा रही थी और वह बेबस सा कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका मन रुआसा उठा कि अभी सब कुछ सामान्य से कैसे सब हो गया। उसने तो निधि की जिम्मेदारी ली थी, वह आखिर क्या जवाब देगा? अभी तो उसकी दुनिया ठीक से शुरू भी नहीं हुई, फिर कैसे ईश्वर ने उसके साथ ऐसी निर्ममता कर बैठा। वह निधि के पास आता उसकी हथेली सहलाने लगता है कि निधि झट से उसका हाथ पकड़ लेती है। वह इस अनायास व्यवहार से एकदम से चौंक जाता है। वह पकड़ उसे सामान्य नहीं लगती। वह उससे छुड़ाने का प्रयास भी करता है, पर उससे छूट नहीं पाता। वह औचक सा उसकी ओर देखता रहता है कि निधि की देह अभी भी तड़फ रही थी। उस एक पल उसके मन में जैसे एक ही ख्याल आने लगता है कि उसे अभी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। निधि अभी भी उसका हाथ कस कर पकड़े थी। वह पता नहीं कैसे कह जाता है, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जतिन ने ये कहा और पता नहीं जैसे कोई हवा का तेज गर्म झोंका सा उसने महसूस किया, जिससे निधि की देह एकदम से पहले जैसी निस्तेज होती उसकी हाथ की पकड़ भी ढीली हो गई। जतिन अवाक देखता रह गया। तभी आगे आगे डॉक्टर तो पीछे पीछे नर्स भागते हुए आते हैं, पर निधि को पहली जैसी स्थिति में पाते हैं। अब उनका चेकअप करने लगते हैं। जतिन अवाक अपने कदम डॉक्टर के इशारे पर धीरे धीरे बाहर की ओर करने लगता है। डॉक्टर नर्स अंदर थे और जतिन दरवाजे के शीशे से अंदर देख रहा था। हार्ट रेट अब अपनी सामान्य स्थिति पर थी, जिससे संतुष्ट होते डॉक्टर अब बाहर आकर नितिन से कहता है, जैसा नर्स ने बताया मैंने तो वो स्थिति नहीं देखी, पर अभी तो पहले जैसा सब सामान्य है, लेकिन फिर भी मैं आज और इनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना चाहता हूँ। डॉक्टर कहकर चले गए और जतिन हैरान निधि की शांत देह की ओर देखता रहा तब तक जब तक वैभव आकर उसे नहीं पुकार लेता। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? कोई बात है क्या? जतिन अपने चेहरे के भाव संभालते हुए अब तक की सारी घटना उससे छुपा ले जाता हुआ खुद को सहज दिखाने का प्रयास करता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कहते हुए वह अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखता है कि वैन वाले ड्राइवर के 10 मिस्ड कॉल पड़े थे। वह वापसी में फ़ोन लगाता वैभव से थोड़ा दूर जाकर बुकिंग कैंसिल कराता हताशा से वहीं बेंच पर बैठ जाता है। बेंच पर हताश बैठा जतिन अब अपना सिर दोनों हाथों से थामे नीचे देख रहा था। ये देख वैभव उसके पास आकर बैठ जाता है। फ्लैट का इंतज़ाम हो गया है, मेरा दोस्त प्रतीक 2 महीने के लिए बाहर गया है, तब तक हम वहाँ रह सकते हैं। हो सकता है यहाँ रहने से भाभी की तबीयत ठीक हो जाए।
अभी भी उसके मस्तिष्क में वही शब्द गूंज रही थी। वैभव, कल सुबह हम वही फ्लैट में चलेंगे, तुम घर पर फ़ोन करके माँ को समझा दो। वैभव के मन को कुछ खटक तो रहा था कि कुछ और बात है जो शायद उसका भाई अभी बता नहीं पा रहा। वह उसकी ओर देखता, पॉकेट से मोबाइल निकाल के अपनी पीठ बेंच के पुस्त से टिका लेता है। धीरे धीरे शाम घिरने लगी और दिन रात का तपता रेगिस्तान ठंडा हो चला, जिससे हॉस्पिटल की गतिविधि कुछ कम हो चली। अब दोनों गर्म कॉफ़ी लिए बैठे कुलधारा के बारे में बातें कर रहे थे। वैभव को आश्चर्य हो रहा था कि इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान न देने वाला उसका भाई आज बातों को हर छोर से बस उस रहस्यमय जगह के बारे में जान लेना चाहता था। खैर, वैभव की तो सदा ही इन सब चीज़ों में दिलचस्पी रही। यही कारण था कि पिछले साल वह अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया था। सारे दोस्त मिलकर इसी रहस्य पर चर्चा करते रहते थे, पर आज उसका भाई उस जगह को जानने को बेहद उत्सुक लग रहा था। जितना भी उस गांव के बारे में खंगाल सकते थे, उसने मुझे सिर्फ इतना पता है कि वहाँ पालीवाल ब्राह्मण खेतीहर लोग रहते थे। पर जब एक सालिम राजा की नज़र उस गांव की एक बेटी पर पड़ी, जिसके बारे में प्रख्यात था कि वह बेहद खूबसूरत थी, इसलिए वह उसे हथियाना चाहता था। लेकिन अपने कर्म धर्म के पक्के गांव वालों ने अपनी इज्जत पर ले लिया और रातों रात वह गांव खाली कर दिया। तभी से वह शापित गांव ऐसे ही वीरान पड़ा है। बस इतना ही पता है मुझे। जतिन कॉफ़ी का आखिरी घूंट लेता हुआ पूछता है, तुम्हें तो बहुत रुचि रहती है रहस्य जानने की, तो फिर रुक क्यों नहीं गए उस गांव में? क्या बात करते हैं आप? यहाँ के पुरातत्व विभाग ने अपना बोर्ड लगाया हुआ है कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक वहाँ कोई नहीं रुक सकता। अगर रुक जाए तो वे प्रश्नात्मक नज़रें उठकर चौड़ी हुई जा रही थी। जतिन ऐसे कहता है कि वैभव उसका चेहरा 2 पल तक देखता रह जाता है। अगर रुक जाए तो क्या होगा? निधि भी तो वहीं पास ही मिली थी। वैभव की धड़कनें बढ़ गई, मानो कोई दबा डर जीवित हो उठा। वो तो मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि वहाँ एक बुढ़ा आदमी है जो वहाँ के बारे में सब जानता है, पर वह हर किसी को नहीं दिखता। हमें भी नहीं मिला था, बस सुना ही है मैंने। पर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस गाँव का राज क्या है। जतिन के चेहरे के बदले भाव, वह आंखें फाड़े देखता रह गया। क्यों भाई, कुछ अजीब अनुभव किया क्या आपने? जतिन के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था वैभव। उसे ऐसा करते देख जतिन जल्दी से अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए कहता है, अरे नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम तो जानते हो मैं इन सब बेकार की बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अरे तुमने तो कॉफ़ी पी ही नहीं, ठंडी हो गई होगी। वैभव सकपकाते हुए अपने हाथ की ओर देखता है और फिर अपने भाई की ओर, जो अब उठकर गलियारे की तरफ जा रहा था। रात आखिर शांतिपूर्ण बीत गई तो सुबह डॉक्टर ने निधि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया और वे दोनों वहाँ से फ्लैट में आ गई। उनके वहाँ रुकने से घर पर इंतजार करता उनका परिवार कुछ न कह सका, बस सबके चेहरे निराशा से बोझिल हो गए। पर इससे निकलने का उनके पास ईश्वर से दुआ करने और इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये वक्त जब दोनों परिवार शादी की खुशी से निकले भी नहीं थे कि अब अनजाने मातम से घिर गए। जतिन आर्द्र मन से देखता है कि बेड पर चेतन शून्य लेटी निधि और उसके देह पर चढ़ती ग्लूकोज की ड्रिप जतिन के जीवन की सारी खुशी ले चुकी थी। इस बार उसे भ्रम सा हो जाता है कि अभी निधि उठेगी और हमेशा की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। उसका मन किसी उम्मीद से बस उसका निस्तेज देह निहारता हुआ अपने आप से ही बातें कर रहा था। एक दूसरे को समझने का हमें समय ही नहीं मिला। बस 3 महीने में मंगनी और शादी। मुझे तो अभी तुम्हारी खुशी जीनी थी, समझना था तुम्हें, पर उससे पहले ही हमारे बीच ऐसा ये मौन आ गया। पर वादा करता हूँ कि तुम्हें वापस लाऊंगा मैं, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। मैं अब तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मेरे प्यार की खातिर तुम्हें लौटना होगा। वैभव खाने पीने की व्यवस्था करने गया था। तब तक जतिन निधि का चेहरा पोंछकर उसको सलोने चेहरे को निहार कर उसके माथे पर बिंदी लगाता उसे चूम लेता है। ऐसा करते उसकी आंखों की कोर गीली हो जाती है। भैया, हम दोनों कैसे रहेंगे यहाँ? वैभव किचन से निकलता हुआ कहता है, कोई लेडी पर्सन होनी जरूरी है, मुझसे ये सब काम नहीं संभलता। वैभव की नखरीली आवाज़ पर जतिन होले से हंसते हुए उसकी तरफ देखता हुआ पूछता है, तो क्या करें?
निधि या हमारी माँ के ऊपर तो वैसे भी घर की जिम्मेदारी है, उन्हें कैसे बुला सकते हैं? हाँ वो तो है। फिर जानकर कुछ सोचने का अभिनय करते हुए कुछ पल बाद कहता है, भाभी की बहन का क्या नाम है? हाँ नीतू, उसको बुला लेते हैं। अपने एमबीए के 8वें सेमेस्टर के बाद अभी खाली ही तो बैठी है, तुम्हें बड़ी खबर है उसकी। कनखियों से देखता जतिन होठ के होठ कुछ तिरछे हो गए। अरे वो ऐसे ही पता चला था। वैभव सच में शर्मा गया। रहने दे, ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। अपनी शादी वाले दिन से ही देख रहा हूँ तुम दोनों को। ये सुन वैभव को छेपते देख जतिन कसकर हंस दिया। 2 दिन बीतते बीतते जतिन को अब यहाँ रुकने में बेचैनी होने लगी। निधि की हालत भी वैसी ही बनी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कब तक वह यहाँ रुकेगा। दोपहर का खाना खाकर वैभव सो रहा था, तब उसके पास आकर जतिन उसे धीरे से जगाता हुआ उसके कान के पास कहता है, उठो। वैभव हड़बड़ाता हुआ एकदम से उठकर बैठ जाता है और हैरत से भाई का चेहरा देखता हुआ कुछ कहने वाला था, पर जतिन होठों पर उंगली रख उसे चुप रहने का इशारा करता है। उसे खड़े होकर अपने साथ चलने का संकेत देता है। कमरे से निकलने लगता है। वैभव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस उसके इशारे को पालन करता जा रहा था। वो फ्लैट से बाहर आ गए, जहाँ जतिन उसे कार में बैठने का इशारा करता हुआ धीरे से कहता है, तुम कार में बैठो, मैं निधि को लेकर आता हूँ। हम इसी वक्त उदयपुर के लिए निकलेंगे। वैभव कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाता और जतिन उसकी तरफ बिना मुड़े वापस फ्लैट की ओर चला जाता है। वैभव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बस मन को कुछ खटक रहा था। वह भाई के कहे अनुसार ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और उनके आने का इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाने पर भी जब उन्हें आता हुआ नहीं दिखता तो उसका मन शंकित हो उठता है। अब उसके लिए इंतजार भारी हो जाता है, तो वह कार से उतरकर फ्लैट की ओर चल देता है। तेज कदम से वह फ्लैट में दाखिल होता हुआ अपनी भाभी के कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि कोई आवाज़ उसे झट से उस कमरे की देहरी की ओर खींच लाती है, जहाँ देहरी पर ठहरे कदम अंदर का दृश्य देख सकते में आ जाते हैं। उसके शब्द सारे गले में ही घुट कर रह जाते हैं। उसकी आंखें जो देख रही थी उस पर उसे सहज ही विश्वास नहीं हो पा रहा था। वह देखता है कि उसकी भाभी का बिस्तर खाली था और वह पास के ही सोफे पर उकड़ू बैठी अपने सामने खड़े जतिन को मुस्कुराते हुए देखती कह रही थी, थारे को म्हारी कोणी फिक्र न सा, म्हारे को भूख लगी है सा। निधि आराम से बैठी थी और वो 2 जोड़ी आंखें उसे हैरत से निहारे जा रही थी। जतिन हैरत से निधि को देख रहा था और वैभव उन दोनों को। वे देखते हैं कि निधि इस तरह से सामान्य होकर बैठी थी जैसे कभी वह कोमा जैसी स्थिति में थी ही नहीं। वह अब अपने कंधे तक आते बालों को अपनी उंगली से सुलझा रही थी। उसका सारा ध्यान अपने केसों पर था। ये देख जतिन उसके पास आता हुआ उसका हाथ पकड़ लेता है। वह गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखती है। वह कह रहा था, तुम्हें कैसा लग रहा है? जतिन अभी भी उसका हाथ पकड़े था। वह अपनी काली काली आंखों से पलकें झपकाती उसी की ओर देख रही थी। उसकी निगाहें जतिन पर टिकी रह गई, जो अब उसके हाथ पर लगी वीगो हटा रहा था, जिसका दर्द निधि के चेहरे की बजाय उसके चेहरे से उभर आया था। अब वह उसकी हथेली को धीरे धीरे सहलाने लगता है। तुमको अपने सामने देख ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पुनर्जन्म मिल गया हो। चलो हम आज ही वापस चलते हैं यहाँ से। जतिन के कहे शब्द वह यूं उछल पड़ी मानो गर्म अंगारे में उसके पैर पड़ गए हों। वह अपना हाथ उसकी ओर से खींच लेती है। क्या कुछ दिन हम यहाँ नहीं रुक सकते? मुझे अभी यहाँ से नहीं जाना। कहते कहते जैसे 2 आंसू उसकी आंखों में चमक आए। जतिन अबुझता सा चेहरा उसका देखता रहा और जल्दी से वैभव आगे आता हुआ कहता है, जो बहुत देर से देहरी पर खड़ा खड़ा सब देख रहा था। हाँ भैया, कुछ दिन रुक जाते हैं यहाँ। वह अपनी बात कहता हुआ खास कर अपने भाई की ओर देखता रहा, जैसे आंखों से भी कुछ कह देना चाहता हो। आखिर सब तय हो गया कि अभी कुछ दिन यहीं रुकेंगे। फिर जतिन डॉक्टर को निधि के चेकअप के लिए बुला लेता है। तब तक जतिन निधि की पसंद का राजमा चावल ऑर्डर कर मंगवाता है। खाना उसके सामने था और वह खाने को देख रही थी। जतिन उसके लिए खाना लगाता हुआ प्लेट उसकी तरफ बढ़ाता हुआ कहता है, खाओ, ये तुम्हारी पसंद का है। वह किसी बुत की तरह उस खाने को खाने लगती है। जतिन उसे देखता रहा। वह जैसे खाने निगल रही थी, मने मीठो चाखो लागे। वह बिना जतिन की ओर देखे कहती है तो जतिन उसका हाथ पकड़ता हुआ कहता है, तुम जो चाहोगी मैं सब ला कर दूंगा निधि। जतिन जान कर उसका नाम रुक कर लेता है
उसका चेहरा गौर से देखने लगता है। अब निधि भी उसका चेहरा गौर से देख रही थी पर कुछ बोली नहीं। भैया, डॉक्टर आ गई। डॉक्टर के आते जतिन उठकर उनका अभिवादन करता है। निधि के पास खड़ा रहता है। डॉक्टर उसके सामने बैठ उसका चेकअप करने लगता है। काफ़ी देर सब चेक कर लेने के बाद उठते हुए कहता है, आप तो अब बिल्कुल ठीक हैं। आश्चर्य है, देख कर लगता ही नहीं कि आप कभी कोमा में थी। फिर जतिन की ओर देखता हुआ कहता है, दवाइयों की अब कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कुछ विटामिन के कैप्सूल लिख देता हूँ, इनको देते रहिएगा। और जब आप जाने वाले हों तब आप चेकअप करा के जाइएगा। मन्ने अठेसू नहीं जाना सा। एकदम से वह कह उठी तो सबकी नज़रें तेज़ी से उसकी ओर घूम गई। जी। जतिन जल्दी से संभालने आगे आता है। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, हम अभी कुछ दिन यहीं रुकना चाहते हैं। निधि चुपचाप लेटी थी और जतिन डॉक्टर के साथ बाहर आ जाता है। डॉक्टर साहब, क्या आपके हॉस्पिटल में मुझे साइकोलॉजिस्ट की सेवा मिल सकती है? जतिन की बात सुन डॉक्टर के कदम वहीं ठिठक गए और वह पलटकर उसकी तरफ देखता है। हाँ, क्यों नहीं, थैंक यू डॉक्टर। हाथ मिलाकर वह डॉक्टर को विदा कर पीछे पलटता है तो पीछे वैभव खड़ा अपने प्रश्नवाचक आंखों से उसी को देख रहा था। क्या अब भी आप कहेंगे कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो आप महसूस नहीं कर रहे? जतिन वैभव के कंधों पर हाथ रखता हुआ कहता है, हर जगह मनोहर कहानियाँ मत ढूंढा करो। और रही बात बदलाव की तो वही जानने साइकोलॉजिस्ट से मिलूँगा। और हाँ, अभी घर पर किसी को भी निधि के बारे में कुछ मत कहना, वे सब बेवजह परेशान हो जाएंगे। जतन अपनी बात कहकर चला गया और वैभव विचार मगन वहीं खड़ा रह गया। डॉक्टर से संपर्क करके जतिन ने अगले दिन ही साइकोलॉजिस्ट से संपर्क किया। सब कुछ जान लेने के बाद वह जतिन को बताता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोमा की स्थिति से बाहर आने के बाद मरीज कुछ अलग सा व्यवहार करता है। तब ऐसे में उसके निकटतम पारिवारिक सदस्य उसे उसके वर्तमान से जोड़ने में सहायक होते हैं। आप चाहें तो कल अपनी पत्नी को ला सकते हैं यहाँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल आता हूँ, कहकर जतिन उठ जाता है। वह फ्लैट वापस आता है तो पाता है कि वैभव किचन में कुछ कर रहा था। उसे देखते ही वह सवाल करता है, क्या कर रहे हो यहाँ और निधि कहाँ है? वह पलटते हुए कहता है, भाभी ने बाटी चोखा मांगा था, वही बाहर से लाया हूँ, आप खाओगे? वैभव भौं तिरछी कर पूछता है, पर जतिन हवा में हाथ न में कहकर वहाँ से निधि की ओर चल देता है। वह कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलता है तो देखता है कि बेड पर सारा सामान बिखरा पड़ा है और वहाँ निधि बैठी जैसे कुछ खोज रही थी। ये सब क्या है, क्या ढूंढ रही हो? जतिन के प्रश्न का जैसे उस पर कोई असर नहीं होता और वह उसमें वैसे ही ढूंढती रहती है। जतिन थोड़ा और पास आकर देखता है कि निधि ने जो जैसलमेर टूर के दौरान राजस्थानी कपड़े खरीदे थे वह इस समय वही घाघरा चोली पहने हुई थी। उसने अपनी कलाई में भरकर चूड़ियाँ भी पहन रखी थी। अब शायद उसे चुन्नी की तलाश थी। जतिन भी आगे बढ़कर उस ढेर में से चुन्नी खोजकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ कहता है, क्या यही ढूंढ रही थी? वह झट से उसके हाथ से चुन्नी लेकर उसे अपनी देह पर डाल लेती है। जतिन नज़र भर कर उसे देखता रह जाता है और वह उसकी तरफ से बेख्याल से अपनी चुन्नी ठीक करती रहती है। जतिन आगे बढ़कर उसे अपने पासे में जकड़ लेता है। फिर एकदम से जैसे वह उससे छिटकती हुई दूर खड़ी उसकी ओर देखने लगती है। क्या हुआ? जतिन उसके चेहरे की ओर गौर से देखता हुआ मुस्कुराता हुआ कह रहा था, तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर दिख रही हो। तुम्हें ऐसे देखूंगा तो प्यार हो जाएगा मुझे तुमसे। मैं थे म्हारे से प्यार करो सा। वह अपनी झील सी गहरी आंखों में मानो प्रेम का सारा समंदर समेट लाई हो। हाँ, बहुत। वह अपनी अबुझ आंखों से उसकी ओर देखती रही। ऐसा करते उसके गुलाब की पंखुड़ी से होठ बुदबुद रहे थे। मैं थारे को छाड़ के कहीं नहीं जाना सा। जतिन उसके चेहरे को गौर से देखता है जैसे कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहा था और वह अचकचाती हुई उसकी ओर देखी जा रही। तभी दरवाज़ा नॉक करता वैभव अंदर आ जाता है और निधि को उन कपड़ों में देखकर उनके चेहरे के भाव जैसे बदल आ जाते हैं। उस समय तो वह चुप रह जाता है, पर मौका पाकर किसी एकांत में वह जतिन को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, पर जतिन उल्टा उसे ही समझा रहा था। तुम ये कहना चाहते हो कि निधि निधि नहीं बल्कि कोई और है? हाँ भैया, क्या आपको नहीं लगता ये कोई साइकोलॉजिकल प्रभाव भर नहीं है, कुछ रूहानी है? आप आंखों देखी नकार रहे हैं जबकि साक्ष्य आपके सामने है। वेट वैभव, कल मैं ले जा रहा हूँ ना साइकोलॉजिस्ट के पास। वैभव के तनाव भरे भाव पर जतिन सहज होते हुए कहता है, तुम ऐसा करो, तुम नीतू को यहाँ ले आओ। वह बहन है
ज़्यादा जानती होगी निधि के बारे में। मैं उनके घर पर बात कर लूँगा, लेकिन कुछ अपनी बेकार की थ्योरी मत कहीं अल्पाना। तुम आज रात को ही निकल जाओ, पर डोंट वरी, मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर लूँगा। बस घर के बड़ों को परेशानी में नहीं डालना चाहता था। अभी जाओ तुम। अपने भाई की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, पर अभी भी कोई अनजाना डर उसके दिलो दिमाग पर हावी था। वैभव वाकई चला गया। जतिन दूसरे दिन किसी तरह से निधि को लिए साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाता है, पर अपने 1 घंटे के सेशन में वह निधि और डॉक्टर की वार्ता के बाद भी असंतुष्ट रहता है। उसके जहन में उठते सवालों के जवाब जैसे किसी के पास नहीं थे। वह हर तरह से अपने सवालों को खोजता रहता है और उसी क्रम में वह हर तरह से निराश होता रहता है। उसने जानकर वैभव के सामने वही जताया कि उसे भी कुछ बदल जाने का एहसास है, पर क्या, यही नहीं समझ पा रहा था। अब उसे एक उम्मीद थी कि शायद नीतू को देखकर वह पहले जैसा बर्ताव करे। वह निधि के साथ वापस आ जाता है। तब तक वैभव और नीतू भी आ चुके थे। निधि को सामने देख नीतू उसके गले लग गई, पर उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इससे नीतू हैरान उसे देखती रह गई। पूरा दिन वह कई बार कोशिश करती कि उसकी बहन उससे बात करे, पर पूरे समय कमरे में चुपचाप लेटी रहती है। देर उदास शाम अपनी लालिमा का गाढ़ापन जैसे उन तीनों के मन को छोड़ती हुई टहलती चली जा रही थी। एक कमरे में क्लांत मन से जतिन, वैभव और नीतू बैठे थे। सबके चेहरे जैसे सवालों के झंझावत से उलझे हुए थे। जीजू, ये मेरी दीदी नहीं है। नीतू की बात सुन वह झटके से उसकी ओर देखता है। हाँ, वे ऐसी कभी नहीं रही। कोई सिर्फ कोमा के बाद इतना कैसे बदल सकता है? भैया, मैंने नीतू को सब बता दिया, इसलिए वह ऐसा कह रही है। ये मत समझिएगा, आपने खुद सब सामने देखा है। उसके स्वर में तल्खी झलक आई। जतिन बारी बारी से दोनों का चेहरा देखता हुआ, एक गहरा सांस खींचता हुआ, उन दोनों के कंधों पर अपना हाथ फैलाता हुआ कहता है, अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस बदलाव की तुम लोग बात कर रहे हो, उसे तो मैं हॉस्पिटल में ही महसूस कर चुका हूँ। ये सुनते दोनों आंखें फाड़े जतिन को देखते रहे। मुझे बस एहसास था, अब यकीन हो गया। मुझे जहाँ जहाँ उम्मीद थी मैंने कोशिश की, और भले ही मैं मायूस हुआ हूँ, पर उम्मीद नहीं छोड़ी मैंने, क्योंकि जिसका हाथ मैंने अग्नि के सामने थामा, उसके साथ मैं अपने जीते जी तो नहीं छोड़ सकता। जतिन के प्रेम से उन दोनों का मन द्रवित हो उठा। वे एक क्षण एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर जतिन की बातों की ओर ध्यान देने लगते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन है, पर यकीनन वह निधि नहीं है। पर मैं अपनी निधि को वापस लाऊंगा। मैं कल वही जाऊंगा जहाँ से ये समस्या शुरू हुई थी। कुलधारा, कुलधारा, दोनों एक साथ बोल उठी। डर और दहशत उनके चेहरे पर उभर आई, पर इसके विपरीत जतिन के चेहरे पर अपने प्यार को पा लेने की तड़फ उभर आई। वह वहाँ अकेला जाऊंगा। नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। वैभव जतिन का विरोध करता है, पर जतिन उसे निधि और नीतू के लिए वहाँ रुकने के लिए मना लेता है। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगा। जतिन की बात मानने के अलावा वैभव के पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि उसे उन आंखों में एक उम्मीद दिखी। शायद वह बुढ़ा आदमी उसके भाई को मिल जाए, ताकि कुछ तो रास्ता आसान हो उसके भाई के लिए। फिर वो उसके मन में एक अव्यक्त डर समाया था उस जगह को लेकर। अब देखना था कि आने वाला वक्त उनकी झोली में क्या डालता है। जैसलमेर से पश्चिम की ओर 18 किलोमीटर दूर कुलधारा की ओर जतिन चलने को तैयार था। जैसलमेर के रेतीले रास्ते के हिसाब से इतना रास्ता भी बहुत होता है। अपने आप को वहां जाने के लिए तैयार करता जतिन एक आखिरी बार नजर भर निधि को देखता है। वह चेहरा जो सब कुछ था उसके लिए। वह सुहाने चेहरे को अपलक निहारता उसे सोता हुआ छोड़कर वह अकेला उस निर्जन स्थान की ओर निकल पड़ता है। रास्ता सीधा और आसानी से उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा देता है। तब तक दोपहरी हो चुकी थी। जतिन कुलधारा गांव लिखे बोर्ड को पार करता है। एक पल उसके मुहाने में खड़ा उस विशाल द्वार से दूर तक नज़ारा देखता है। वहाँ इस समय काफ़ी लोग थे। इससे पता चल रहा था कि यह स्थान टूरिस्टों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र था। वह लोगों की भीड़ से बचता उस गांव की सीमा में प्रवेश करता है। वहाँ प्रवेश करते पहला ख्याल उसके मन में यही कौंता है कि दिन में भी इतना भयानक दिखने वाला स्थान में बेचारी निधि उसके साथ उस रात क्या क्या बीता होगा। ये सोच उसका मन मानो पिघलने लगा।
सोचते सोचते जतिन उन भग्न घरों की कतारों से गुजरता जा रहा था। उसके कदम चलते चलते एक मंदिर की चौखट पर आकर ठहर जाते हैं। उस पल उसकी चौखट में प्रवेश करते एक पल में ही उसका क्लांत मन जैसे पुनः ऊर्जावान हो उठा। उसने सर झुकाकर मन में प्रार्थना करते हाथ जोड़ लिए, हे दोंदे जेवा ऐस्ता लग कारेटेरा, ये रास्ता कहाँ जाता है? हे दिलते हथिया, पीछे वापस जाओ। जतिन आवाज़ की दिशा में देखता है। वो कोई विदेशी सैलानियों का ग्रुप था और स्पेनिश में किसी लोकल व्यक्ति से कुछ पूछ रहा था, जिसका वह स्पेनिश में ही जवाब दे रहा था। यह देख जतिन मंदिर के नीचे उतर आता है। जब तक वह नीचे आता है वह विदेशी वहाँ से जा चुके थे और मंदिर के पास ही एक वृद्ध व्यक्ति अब किसी दूसरे सैलानियों से घिरा था। बाबा बताओ ना हमें भी यहाँ की कहानी, उस ग्रुप में से कोई लड़की बोली। ये सिर्फ कहानी नहीं, सच है, सुनना चाहो तो चलो हमारे संग। जतिन उस वृद्ध की घनी दाढ़ी मूंछों के पीछे झुर्रियों भरा अनुभवी चेहरा देखता है। अब वह 4-5 लोगों का ग्रुप था जो उस वृद्ध के पीछे पीछे जा रहा था। जतिन भी बस उनके साथ हो लिया। उसे उम्मीद थी कि हो न हो ये वही बाबा होगा जिसके बारे में उसके भाई ने उसे बताया था। उस ग्रुप के साथ चलते चलते उसे इतना तो एहसास हो गया कि यहाँ से सैलानियों का आकर्षण का केंद्र वह वृद्ध अपनी विविध भाषा ज्ञान के कारण रहता होगा। जो जिस भाषा में पूछता वह उसी भाषा में जवाब देता। वह देखता है कि वह वृद्ध उन टूटे घरों की ओर बढ़ता हुआ अपने शब्दों से वहाँ की रूपरेखा खींचता जा रहा था। घनों रात थी अंधेरी जब सारा गांव एक ही रात में खाली हो गया। साची सारा का सारा गांव खाली हो गया, एक भी न रुका कोनी। वो देखो टूटो चूल्हा, बैलगाड़ी को टूटो पहियो, सब ऐसे ही छोड़ छाड़ चले गए। कहते हैं चूल्हा तक ठीक से न बुझा था, आज भी रसोड़े में उसकी गर्मी महसूस कर सकते हो। वह वृद्ध लाठी टेकता आगे आगे बढ़ता हुआ यूं बखान करने लगा मानो अभी सब जीवित हो उठेगा। उसके चेहरे पर ढेर सारा कौतूहल छा रहा था। सब तरह तरह के प्रश्न कर रही थी। राजस्थान की मरुभूमि अपनी आन के लिए जान देने वाली कब मुगलों की सुनती। जाति से ब्राह्मण पालीवाल अपनी जान दे देते पर अपनी बेटी ना देते। कोई फिर प्रश्न कहता, सुंदर गांव के मुखिया की बेटी फूटरी थी। कहते हैं वह पलक उठाती तो सवेरा हो जाता, वह आंखें मूंदती तो रात हो जाती, पर अपनी आन के आगे किसी नामुराद की देह आकर्षण से न पिघली। उसे तो प्यार चाहिए था, सच्चा प्यार। भाई लोग, जतिन भी उन सैलानियों की तरह उस अतीत में जैसे खो गया था। तभी एक आवाज़ उसकी सबकी तंद्रा भंग करती है। शायद उन टूरिस्ट का लोकल गाइड आ गया था। वे सब अब उनके साथ चल दिए। अब जतिन और वृद्ध अकेले रह गए। वृद्ध फिर धीरे धीरे लाठी टेकता मंदिर की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे जतिन भी। अपने पीछे किसी का आना देखकर वह पीछे मुड़ता हुआ पूछता है, हे मारे लारे क्यों आया? कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मुझे आपसे बात करनी है। यहाँ से जाओ, अब सूर्यास्त होने वाला है। अभी यहाँ कोई नहीं रुकता और आज का मौसम तो बड़ा ख़राब है। जाओ, नहीं तो लौट नहीं पाओगे कभी। अपना सिर ऊपर कर आसमान की ओर देखता हुआ वह व्यक्ति फिर चल देता है, पर जतिन उसके पीछे पीछे आता रहता है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। जो रास्ते मुश्किल देते हैं वही समाधान भी देते हैं। कुलधरा के गांव में एक रात मेरी पत्नी रह गई थी। उसके बाद से वह अजीबोगरीब व्यवहार कर रही है। आप मेरी मदद कीजिए। जतिन की बात सुन एकदम से उसके कदम ठिठक जाते हैं और वह पीछे मुड़ते हुए उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, देख कठासू आया हो? जतिन का चेहरा देख फिर पूछते हैं, कहाँ से आए हो? उदयपुर से, पर अभी हम जैसलमेर में हैं। कुलधरा ने बर्बाद कर दी है मेरी ज़िंदगी। जतिन का दर्द फूट पड़ा। इससे वह वृद्ध जैसे भमक पड़ा। कुलधरा किसी का बुरा नहीं चाहता, जो जैसा करता है उसे वैसी सज़ा देता है। तूने कुछ न किया तो थारे को कुछ न होगा। महाराज असल प्रेम करना जाने हैं, नफरत की कोई जगह ना है यहाँ। वृद्ध आगे बढ़ता रहता है। इससे पहले जतिन कुछ कहता है उसे कोई जानी पहचानी आवाज़ रोक लेती है। वह मुड़कर देखता है तो वैभव वहाँ भागता हुआ आ रहा था। उसे अपनी ओर आता देख जतिन के होश उड़ जाते हैं।
वह झट से वैभव के पास दौड़ कर जाता है। तुम यहाँ कैसे? जतिन अवाक उसके पसीने से लथपथ शरीर को चेहरे को देखता है। भैया, यहाँ रेत का तूफान आने वाला है, इसलिए मैं आपको लिवाने आया हूँ। कब से आपका नंबर लगा रहा था, आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है, तब से। दौड़ता हुआ आने से वैभव की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। वह आगे का प्रश्न अपने भाई की आंखों में पड़ता हुआ करता है। ये दोनों भी मेरे साथ कार में हैं, चलिए। जतिन अब वैभव के पीछे चल देता है। धीरे धीरे सूरज क्षितिज में समाता जा रहा था। वह वृद्ध वहीं खड़ा उनको देख रहा था। वह अभी भी गांव की सीमा में थे। कार की तरफ से वे तेजी से बढ़ रहे थे। नीतू को वे बदहवास सी अपनी ओर आता हुआ देखता है। जीजू दीदी। नीतू दूर से ही उन्हें अपने हाथ से दूसरी दिशा में इशारा करती है। गांव के भग्नावशेष के विपरीत रेत की ओर से वे किसी को तेजी से जाता हुआ देख रहे थे। अब तीनों उसी ओर चल देते हैं। वह पीछे से लहरिया चुन्नी को रेत पर घसीटते हुए जाते देखते पीछे पीछे अपनी भरसक कोशिश में उस ओर चल देते हैं। पर उसके रेत पर सटीकता से पैर जमा कर चलने की अपेक्षा उन तीनों के अनभ्यास पैरों की गति धीमी थी। इससे जल्दी ही वह उनकी आंखों से ओझल हो गई। जतिन परेशान हो उठा। वह अपनी भरसक कोशिश में इधर उधर तेजी से पागलों की तरह पुकारता भाग रहा था। धीरे धीरे गिरते अंधेरे में उन तीनों की आवाज़ गूंज उठी। निधि, दीदी, भाभी। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। काले श्यामल बादलों के घुंघराले केस चारों ओर घने थे। समय से पहले ही वहां एकदम से अंधेरा छा गया। जतिन वैभव की ओर मुड़ता हुआ कहता है, तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं निधि के बिना नहीं लौटूंगा और हम आप दोनों के बिना नहीं लौटेंगे। दोनों एक साथ कहते हुए एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लेते हैं। अब जो होगा साथ में होगा। जतिन का मन बेबस हो चला। उस पल जतिन जैसे किसी दोराहे पर था। आखिरी वक्त का फैसला माना उसे स्वीकृति देनी पड़ी, पर मन ही मन मंदिर के इष्ट को याद कर पूरी ताकत से वह वहीं से खड़ा खड़ा चिल्लाया, तुम जो भी हो सुनो मुझे। मैं अपनी पत्नी को लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। या तो तुम मुझे भी अपने रहस्य में संभालो या छोड़ दो मेरी निधि को। मैं इससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। जितिन पागलों की तरह रेत के टीलों से मानो चीख चीख कर अपने मन की कर रहा था और उसकी आवाज़ सन्नाटों की दीवारों से टकरा टकरा कर वहाँ गूंज रही थी। अगर आज प्यार यहाँ हार गया तो सोच लो ये कलंक तुम्हें भी चैन लेने नहीं देगा निधि। उसकी आवाज़ गूंज उठी। वह वृद्ध जो सूर्यास्त के बाद कभी उस मंदिर के बाहर नहीं आता था, आज प्रेम की पुकार उसके कदमों को भी रोक न सकी। वे चारों ओर से अंधेरे में उस नीरवता को देख रहे थे कि सहसा रेत का गुब्बार उड़ने लगा। ऐसा तूफान जो इससे पहले न कभी यहाँ उठा न किसी ने देखा। हवाओं का भीषण शोर चारों ओर फैलने लगा। रेतीला तूफान धीरे धीरे अपनी गति पकड़ने लगा, जिससे घबरा कर वे चारों घुटनों के बल बैठ गए। वह वृद्ध उनको इशारा करता है नजदीक आने का। धीरे धीरे वे रेत पर सरकते हुए उस बवंडर से बचने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। रेतीले कण उनके शरीर पर परत बनने लगते हैं, मानो रेत की बारीक कण जिस्म में चिपक गए हैं, पर फिर भी एक दूसरे का हाथ थामे वे जमीन पर डटे रहे। तूफान उनके सिर के ऊपर मंडराता रहा। वे हौसले से वहीं टिके रहे। कुछ पल लगा जैसा रेत उसके जिस्म में असंख्य छेद कर देगी। इससे उसके प्रहार से बचने में खुद को अपने आप में समेटते रहते हैं। फिर काफ़ी देर बाद तूफान शांत पड़ने पर इस सर उठाकर अपने चारों ओर देखते हैं। उनके आसपास कितने टीले रेतीले टीले बन चुके थे। इस अजीब सी रौनक उसके चारों ओर थी, जिसकी आभा यूं ही मिली थी कि क्षैतिज कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। न समय का पता चल रहा था कि दिन है कि रात। वे सब खड़े होकर अपने अपने ऊपर की रेत झाड़ते हुए हौसले की मुस्कान से एक दूसरे की ओर देखते हैं। बस उनका मन से सबसे सुरक्षित होने का सुकून था। चारों ओर एक मातमी सन्नाटा छाया था। ऐसे में भय कोई भी आकृति बन बार बार उनका ध्यान इधर उधर भटका देता कि तभी वो कोई आवाज़ सुनते हैं।
सबकी गर्दन एक साथ उस आवाज़ की ओर मुड़ जाती है। किसी के रुदन की आवाज़ उसका ध्यान खींचकर फिर उन भग्नावशेषों की ओर उन्हें ले जाती है। जतिन बिना सोचे उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है तो वृद्ध उसे रोक लेते हैं और इशारे से सबको साथ चलने का संकेत करते हैं। जतिन देखता है कि बाबा के हाथ में मंदिर का रक्षा सूत्र था। क्या इसी कारण से वे सब सुरक्षित हैं? तभी बाबा नहीं चाहते कि वे सभी एक दूसरे का हाथ छोड़ें, नहीं तो शायद वे इस अजीब तिलिस्म समय को देख सकते थे, खो सकते थे। वे सभी एक साथ उस आवाज़ की दिशा की ओर चल देते हैं। एक बड़े से टूटे आंगन में एक साथ प्रवेश करते हैं। आवाज़ अब स्पष्ट सुनाई देने लगी। देखते देखते आसपास जैसे हलचल सी बढ़ने लगी, जैसे बहुत सारे लोग कहीं आ जा रहे हों, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। उसके आसपास कोई चलचित्र सा चलने लगा। एक लड़की बुरी तरह से रो रही थी। उसकी बगल में बैठी माँ उसे प्यार कर रही थी। शायद वह उसकी माँ थी। लड़की वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। माँ समझाई जा रही थी। आखिर लड़की बिफर पड़ी। मने आपन घर से न जाना सा। उस लड़की को रोता बिसुरता छोड़ वह माँ शायद किसी को बुलाने उठती है। उतनी ही देर में वह लड़की अपनी चुन्नी अपने चेहरे के पास इस तरह लपेट लेती है कि उसका दम घुटने लगता है। यह देख जतिन उसे रोकने उसकी ओर बढ़ने लगता है तो वृद्ध उसे रोक लेता है। जब तक वह औरत वापस लौटती है, वह लड़की अपनी आखिरी सांस ले रही थी। उसके हलक से एक चीख फूट पड़ी। जत्था रवाना होने को तैयार था। अब वापसी की कोई गुंजाइश नहीं थी। कितने आंसू वहां बह निकले। ये रात के अंधेरे चुपचाप पी गए। वे उस खूबसूरत चेहरे को देखते हैं जो अपनी अस्मिता के लिए खुद को मिटा दी गई थी। उस दर्द भरे चेहरे को देख पाषाण हृदय भी पिघल जाए। जो चेहरा किसी प्रेमी के सरस हथेलियों से समाये को ललायित था, वह मृत्यु की गोद में अपनी अस्मिता लिए समा गया। जत्था आगे बढ़ने लगा। गांव खाली होने लगा। वे चारों अपने आसपास अचानक से लोगों को गायब होता देखने लगे। धीरे धीरे वहां हल्की हल्की रोशनी होने लगी। वे अपने आसपास देखते हैं कि पीले रेत स्वर्ण सी दमकने लगी थी। जतिन की दृष्टि उस घर के कोने में किसी आकृति पर सहसा ठहर जाती है। वह हाथ छुड़ाकर उस ओर तेजी से जाता है। निधि, वह निधि थी। वह उसे अपनी बाहों में भींचे उसका गला होले होले थपथपा रहा था। वह कहराते हुए अपनी आंखें खोलती है तो सामने जतिन को देख तड़प कर उसमें समा जाती है। निधि, जतिन, वैभव और नीतू वे उनकी तरफ आते हैं। अब वो चारों एक दूसरे को थामे स्नेहमयी मुस्कान से एक दूसरे को देख रहे थे। जतिन, तुमने मुझे बचा लिया। वे गंदे लोग थे। मैं उन लोगों से भाग आई। मैं बहुत डर गई थी। हाँ हाँ नदी, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं यहाँ से। वे सभी एक दूसरे का हाथ थामे कुलधारा से बाहर निकलते हुए हाथ हिलाकर बाबा से विदा लेते हैं। वे मुस्कुराते हुए वापस मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। वे कुलधारा की सीमा पार कर चुके थे और सीमा के अंदर लहरिया दुपट्टा ओढ़े वह अभी भी रेत पर अपना निशान छोड़ती गाती हुई चली जा रही थी। हवाओं से गीत गूंज उठा। अखियां आसूना म्हारे नित बरसे, कद आओ म्हारे देश परदेसी अखियां तरसे। शरीर की थकान से ज्यादा उनका मन त्रस्त था। कब वे चारों घर वापस आए और कब अपने अपने कमरे में जाते नींद की आगोश में समा गए, वो खुद भी नहीं जान पाए। अगली सुबह उन सबके जीवन की एक नई सुबह थी। सुबह की पहली भोर से ही जतिन की आंखें खुल गई। वह करवट बदलता अब निधि को देखता है जो किसी बच्चे की तरह नींद में खोई थी। उसके निश्चल चेहरे पर सुकून की नींद देख जतिन ने उसे जगाना उचित नहीं समझा और धीरे से उसका माथा चूमते हुए उठ गया। बालकनी में आते जैसल की सुबह की उजास को पीता एक भरपूर अंगड़ाई लेता आसमान की लाली को अपने चेहरे की भरपूर मुस्कान से जैसे शुक्रिया कहता है। फिर अपने लिए चाय बनाकर बालकनी पर वापस आता है तो वहाँ पहले से वैभव बैठा पाता है। दोनों सुबह की अभिवादन भरी मुस्कान से मुस्कुराते हैं। दोनों की नजरें देखती हैं कि अब वहाँ नीतू भी आ रही थी। नीतू के कहने पर भी वैभव उन दोनों के लिए चाय बनाने चला जाता है। और नीतू, नींद आई? हाँ जीजू नींद तो आई, पर जतिन का पूरा ध्यान नीतू की ओर खिंच जाता है।
वह अपनी प्रश्नात्मक नज़रों से उसको देखने लगता है। बहुत से प्रश्न मेरे दिमाग में सारी रात घूम रहे हैं। आज सोचती हूँ तो लगता है जैसे वो सब कोई सपना जैसा था। एक गहरा उच्छ्वास छोड़ते हुए जतिन कहता है, हाँ एक सपना ही था जिसे हम भूल जाएं तो यही अच्छा है। कैसे भूल जाऊँ मैं? तो अब तक हमारे साथ रह रही थी, वो दीदी के शरीर में एक आत्मा थी। उफ, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या दीदी ने कुछ बताया? क्या उन्हें और कुछ याद है? नीतू की अधीरता पर जतिन सहज भाव से कहता है, नहीं कुछ खास नहीं। उसे तो वहीं तक याद है जब वो गुंडे से भागकर कुलधारा में भटक जाती है। बस उसकी चीख सुनी, फिर वह बेहोश हो गई। और ये तो तुमको पता ही है कि हमने उन्हें मरा हुआ पाया था। बाबा ने कहा भी था, कुलधारा किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन जो जैसा करता है उसे वैसी सजा मिलती है। कहते कहते जतिन चेयर के पुष्ट से पीठ सटाता हुआ कहता है। इसी बीच वैभव भी वहाँ चाय लेकर आता है और बिना व्यवधान डाले उनकी वार्ता में शरीक हो जाता है। मैंने पूछने में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाला कि निधि कहीं परेशान ना हो जाए, बल्कि मैं तो अब तुम दोनों से भी यही चाहूँगा कि कोई इस बारे में कुछ बात ना करे तो यही अच्छा है, और न ही अपने घर पर इससे संबंधित कोई चर्चा करे। हमने वैसे भी उन्हें कुछ नहीं बताया है, और इस 1 महीने में हमने जो कुछ भी झेला उसे मैं बार बार बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहूँगा। कभी कभी कुछ न जानने से ज़्यादा सुकून मिलता है, चाहे वो राज राज ही रहे। कहते हुए जतिन अपना कप नीचे फर्श पर रखता है तो दोनों सहमति से अपना हाथ जतिन के हाथ पर रखते हुए आंखों से भरोसा देते हैं, जिससे जतिन के चेहरे पर कुछ राहत की हल्की मुस्कान तैरती है। सभी कुछ पल धीरे धीरे अपनी चाय सुपड़ते रहते हैं। फिर वैभव कहता है, भैया अब निकलना कब है? मेरे ख्याल से निधि की आज आराम करने देते हैं, हम कल सुबह निकलते हैं उदयपुर के लिए। ठीक है, फिर मैं आज सब तैयारी कर लेता हूँ। जतिन का ध्यान नीतू पर जाता है। वो उसे कहीं खोई हुई सी लगती है। वह उसे टोकता है, क्या सोच रही हो? नीतू अपने खुले बालों को एक तरफ करती हुई कहीं खोई हुई कहती है, मेरे मन के कुछ ख्याल हैं, कुछ सवाल हैं, और जब तक उनका जवाब नहीं मिल जाएगा मुझे ऐसे ही बेचैनी रहेगी। वैभव हैरत से उसकी ओर देखता है तो जतिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर जाती है। इसी इंसानी प्रकृति के कारण ही सारी दुनिया तबाह है।